नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला आर्टिकल ऐसे के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेंटर में जो एक मुद्दा है दैट इज ऑफ आइडेंटिटी। जिस पेपर 4 में एथिक्स में भी ये टॉपिक काम आ जाएगा। टाइटल है डेवलपमेंट मैटर्स बट सो डज आइडेंटिटी। डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है लेकिन आइडेंटिटी भी महत्वपूर्ण है। कश्मीर को बैकग्राउंड में रखकर आर्टिकल लिखा गया है। यहां पर आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस आर्टिकल में जो भी बातें बताई गई हैं वो राइटर की हैं और मैं उन्हीं बातों को ज्यों का त्यों एक्सप्लेन कर दूंगा। अपनी ओर से मैं इस आर्टिकल में कुछ भी ऐड नहीं करूंगा। राइटर का यह विचार है कि फेडरल सिस्टम को इस तरीके से डिस्टर्ब करना कि लोगों की आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाए, ये कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है। कई बार ऐसा क्लेम किया जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति को क्या चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर उसका आर्थिक विकास हो जाए तो वो अपनी आइडेंटिटी के इशू को किनारे कर देगा। ऐसा ना केवल कुछ मटेरियलिस्टिक थियरीज में पाया जाता है बल्कि कई सारे सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट के लीडर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल नेहरू जी का ले लीजिए। नेहरू जी का ऐसा मानना था कि अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस देश में हो जाए तो लोग रिलीजियस आइडेंटिटी को किनारे कर देंगे और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में गायब हो जाएंगे। लेकिन राइटर इस बात पर सहमत नहीं है और वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार ने कदम उठाया है, वहाँ की जो आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया है, वो वहाँ के लोगों की आइडेंटिटी को हिंडर करता है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का ओपिनियन है वो जवाहरलाल नेहरू के ओपिनियन से ही मिलता जुलता है कि हम वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर देंगे और लोग अपने आइडेंटिटी की इशू को किनारे कर देंगे। जैसे कि कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिक पैकेज दे देना, उनको ज़्यादा जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स दिखाना, उनको अच्छा हेल्थ केयर देना, उनको हाई क्वालिटी कंजम्पशन गुड्स प्रोवाइड करवाना। सरकार को ऐसा लगता है कि अगर वो ये सारी फैसिलिटीज उनको देंगे तो अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को अवॉइड कर देंगे। समझने वाली बात यह है कि आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड और एब्यूज्ड कॉन्सेप्ट है। हम इसे अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसके सिग्निफिकेंस को नहीं समझते, इसे गलत तरीके से पॉलिटिसाइज किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? एक बात ध्यान से समझनी चाहिए। इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे कि जो बायोलॉजिकल क्रिएचर्स होते हैं उनको कुछ बेसिक मटेरियल नीड्स होती हैं। लेकिन इसके इतर हम देखिए, बायोलॉजिकल क्रिएचर तो हैं कुछ मटेरियल नीड्स के साथ, लेकिन हम एक्सप्रेसिव क्रिएचर भी हैं। हम इमेज बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया इमेजेस से सैचुरेटेड है, भरी पड़ी है, मिथ्स, स्टोरीज एंड फिलॉसफीज से भरी पड़ी है, क्योंकि हम बायोलॉजिकल क्रिएचर्स से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ऊपर हैं। इसीलिए हम एक ऐसी लाइफ अगर जीने का प्रयास करें जिसमें हमारे पास कोई कल्चरल फ्रेमवर्क ना हो, कोई एथिक ना हो, तो ये जीवन हम अच्छी तरीके से जी नहीं पाएंगे। हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल नहीं बना पाएंगे। कोई भी व्यक्ति बिना एक ऐसी कम्युनिटी के नहीं जी सकता जो एथिकल फ्रेमवर्क वो फॉलो करता है वही उस कम्युनिटी के लोग भी फॉलो करते हों। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है, कोई व्यक्ति अकेले नहीं जी सकता। हर व्यक्ति को एक कम्युनिटी चाहिए जो उसके जैसे विचार रखती हो, सोचती हो, वही फ्रेमवर्क ऑप्ट करती हो जो वो ऑप्ट करता है। इस लिहाज से आइडेंटिटी कल्चर और एथिकल फ्रेमवर्क में बसी हुई है और यह हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकेले इस मुद्दे की कमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे टैगोर जी का जो सॉन्ग है वो लगभग हर मिडिल क्लास बंगाली घरों में सेम महत्व रखता है। मुर्गन देवता की जो पूजा है वो तमिल फैमिलीज में वही महत्व समान रूप से रखती है। जो मोहम्मद साहब के अवशेष हैं जो हजरत बल में हैं वो कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए एक समान रूप से महत्व रखते हैं और एसमीज के लिए कामाख्या टेम्पल एक समान रूप से महत्व रखता है। इसीलिए वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से जो उनकी आइडेंटिटी को डिपिक्ट करता है। देखिए, यहाँ पर यह बात भी सच है कि जो आइडेंटिटी रिलेटेड इश्यूज हैं वो लोगों के मन में डर पैदा करते हैं, स्पेसिफिकली तब जब उनकी आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाए। ऐसा होता क्यों है? आखिर लोग आइडेंटिटी के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते क्यों हैं? ऐसा खतरा तब उत्पन्न हो जाता है जब लोग ऐसा मानने लगते हैं कि जो आइडेंटिटी है वो बदल नहीं सकती, जब वो ऐसा मानने लगते हैं कि उनकी आइडेंटिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं किया जा सकता, उनकी आइडेंटिटी एक सिंगल और परमानेंट सोर्स से डिराइव करती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आइडेंटिटी लगातार बदलती रहती है। आइडेंटिटी पर क्वेश्चन मार्क रेज किए जा सकते हैं और आइडेंटिटी किसी एक सोर्स से निकल के नहीं आती बल्कि टाइम एंड स्पेस के दौरान वो लगातार बदलती रहती है। लेकिन लोग इन बातों को मानकर अपनी आइडेंटिटी के लिए मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं। इन कंक्लूजन्स के जरिए हम इस चीज को तो समझ सकते हैं
कि आइडेंटिटी का इशू कई बार काफ़ी समस्या पैदा करने वाला हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, आइडेंटिटी को लेकर जो लोगों के मन के भाव हैं वो किस प्रकार से गलत हो सकते हैं, उसे सही करने के लिए क्या किया जा सकता है या क्या ज़रूरी बातें हो सकती हैं। पहली बात तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो आइडेंटिटी है वो बिलीफ, फीलिंग और वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट करता है जो हमें बचपन से दिए जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम सेल्फ रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं, हम चीज़ों को समझने लगते हैं, चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन रेस करने लगते हैं। कई बार तो हम अपनी आइडेंटिटी को रिवाइज करते हैं और कई बार तो उसे रिजेक्ट भी कर देते हैं। यहाँ पर हमें अपनी आइडेंटिटी को एक सीमा तक सहना तो जरूर चाहिए, लेकिन ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमें जो आइडेंटिटी बचपन से दे दी गई है वो बदली नहीं जा सकती। कई बार वो बदली जा सकती है। दूसरी बात कि देखिए, हम जब जैसे जैसे सोसाइटी में एंटर करते हैं तो अलग अलग ग्रुप्स के साथ हम इंगेज करना शुरू करते हैं, और उनके साथ जब हम इंगेज करते हैं तो हम कई तरीके की सोशियो कल्चरल फ्रेमवर्क के कांटेक्ट में आते हैं। इसीलिए जब हम मल्टीपल सोशियो कल्चरल फ्रेमवर्क के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी आइडेंटिटी भी मल्टीपल हो जाती है। हम किसी सिंगल सोर्स के सिंगल आइडेंटिटी पे नहीं बने रहते, ठीक है। इसीलिए देखिए, सच्चाई तो ये है कि कोई भी व्यक्ति अकेले सर्वाइव कर नहीं सकता। हमें एक वाइड स्केल पर सोसाइटी की आवश्यकता होती है जो कि कई तरीके के आइडेंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हो। तो सोशियो कल्चरल फ्रेमवर्क में जब हम अलग अलग आइडेंटिटीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी भी मल्टीपल आइडेंटिटी हो जाती है। ये तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात कि आइडेंटिटी किसी एक सोर्स से नहीं आती बल्कि वो मल्टीपल सोर्सेस से आती है, हम किसी और का नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज से 3000 साल पहले जो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ जाता है, उन्हीं लोगों की तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी वैदिक कल्चर फॉलो किया करते थे। उसके बाद ग्रीक्स आते हैं और वो उनके प्रभाव में आ जाते हैं। लेटर वो गौतम बुद्ध की टीचिंग से भी प्रभावित होते हैं। जब फर्स्ट मिलेनियम सी आता है, यानी कि फर्स्ट एडी आता है, तो ये पूरा कश्मीर का रीजन सैविज्म के प्रभाव में आ जाता है, शैव धर्म के प्रभाव में आ जाता है। उसके बाद जो सूफी सेंट थे उनका प्रभाव इस रीजन में देखने को मिलता है, और अंतिम तौर पर जो मॉडर्न इस्लाम है वो कश्मीर में अपना प्रभाव बनाता है। आप समझ सकते हैं कि कश्मीरी लोगों की कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, कोई सिंगल सोर्स ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि वो मल्टीपल आइडेंटिटीज से आज अपनी इस वर्तमान स्वरूप में आए हैं। तो आइडेंटिटी को लेकर इतना ऑब्सेस्ड होना या फिर ये मान लेना कि उनकी आइडेंटिटी बदल नहीं सकती और उसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाना, ये एक गलत चीज़ होगी। कंक्लूजन में ये बोला गया है, हालांकि अंतिम रूप में, कि जो वर्तमान में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो स्टेट्स को ये जिम्मेदारी सौंपती हैं कि वो लोगों के मटेरियल वेलफेयर के साथ साथ उनकी आइडेंटिटीज़ को भी सिक्योर करें। एक डिसेंट फेडरल सिस्टम लोगों को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देता है कुछ इस तरीके से कि जो कल्चरल ग्रुप्स हैं वो अपने हितों को सुरक्षित रख सकें। वो एक कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के लिए वर्क तो करते हैं, लेकिन जो रीजनल कल्चर है उसे सबड्यू नहीं किया जाता, उसे दबाया नहीं जाता। राइटर अंत में बोलते हैं कि किसी भी फेडरल अरेंजमेंट में यूनिटी के एक सिंपल से आइडिया के लिए लोगों की आइडेंटिटी को स्टेक पर लगा देना एक स्मार्ट थिंग नहीं है। यहां पर हमारा ये आर्टिकल समाप्त होता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।